हेलो और नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस लाइफ प्लान पर हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपके सामने राजस्थान के कुछ शॉर्ट नोट लेकर आया हूँ, जिनमें से जो टॉपिक रहेगा वो है राजस्थान में पर्यटन। जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले। हम राजस्थान के पर्यटन है उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण वार्तालाप करने वाले हैं। पहला जो है वह है पर्यटन निदेशालय, और ये इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1955 ईस्वी में। जो पहला क्या है अपने पास वो है पर्यटन निदेशालय, और राजस्थान में पर्यटन निदेशालय की स्थापना की गई थी, वो की गई थी 1955 ईस्वी में। इसके बाद देखते हैं हम, तो आगे आता है वो है पर्यटन विभाग, और राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब की गई? तो वो की गई थी 1956 ईस्वी में। राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब की गई? तो वो की गई 1956 ईस्वी में। आगे चलते हैं। आगे आता है फिर वो है राजस्थान राज्य पर्यटन होटल निगम लिमिटेड, यानी कि राजस्थान राज्य पर्यटन होटल निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो की गई 7 जून 1965 ईस्वी को। राजस्थान राज्य पर्यटन होटल निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो की गई थी 7 जून 1965 ईस्वी को। आगे चलते हैं। आगे फिर राजस्थान पर्यटन विकास निगम यानी RTDC, इसकी स्थापना की गई, तो वो की गई 1 अप्रैल 1979 ईस्वी को। राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो वो की गई थी 1 अप्रैल 1979 ईस्वी को। आगे चलते हैं। तो आगे है पर्यटन को पूर्ण उद्योग का दर्जा कब दिया गया? राजस्थान में पर्यटन को पूर्ण उद्योग का दर्जा कब दिया गया? तो दिया गया मार्च 1989 ईस्वी को। राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? वो दिया गया मार्च 1989 ईस्वी को। आगे चलते हैं। तो आगे है फिर वो है रिटमेन की स्थापना। राजस्थान में रिटमेन की स्थापना कब की गई? तो की गई 29 अक्टूबर 1996 ईस्वी को। रिटमेन की स्थापना कब की गई? 29 अक्टूबर 1996 ईस्वी को। आगे फिर वो है UNO द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन वर्ष कब मनाया गया? तो मनाया गया 2003 ईस्वी को। UNO द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन वर्ष कब मनाया गया? तो मनाया गया था 2003 ईस्वी को। आगे चलते हैं। आगे फिर वो है पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा कब दिया गया? राजस्थान में पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा कब दिया गया? तो दिया गया 2004 और 2005 ईस्वी में। 2004 और 5 में पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा दे दिया गया। आगे चलते हैं। तो आगे आती है वो है राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति कब घोषित की गई? प्रश्न क्या बनता है? तो बनता है राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति कब घोषित गई? तो वो की गई थी 2001 ईस्वी को। राजस्थान पर्यटन की जो प्रथम नीति थी वो 2001 ईस्वी को आई थी। आगे है वो है राजस्थान की नवीनतम पर्यटन नीति कब लागू हुई? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, CET में पूछे जाने की इसकी बहुत संभावना है कि जो नवीनतम पर्यटन नीति है वो कब घोषित की गई? तो की गई 9 सितंबर 2020 ईस्वी को। नवीनतम पर्यटन नीति कब हो गई? तो हो गई 9 सितंबर 2020 को। आगे चलते हैं। आगे आता है फिर वो है ग्रामीण रोजगार पर्यटन नीति। आगे कौन सा आता है? तो आता है ग्रामीण रोजगार पर्यटन नीति, जो घोषित की गई थी 5 दिसंबर 2020 को। कब की गई? 5 दिसंबर 2020 को। राजस्थान ग्रामीण रोजगार गारंटी नीति है वो लागू की गई। आगे आते हैं। आगे है फिर वो फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति, और ये कब लागू हुई? ये हुई 18 अप्रैल 2022 को। फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति कब लागू हुई? तो वो हुई थी 18 अप्रैल 2022 ईस्वी को। आगे चलते हैं। राज्य की प्रथम इको टूरिज्म नीति कब लागू हुई? राजस्थान की प्रथम इको टूरिज्म नीति कब लागू हुई? तो वो हुई थी 2010 को। एक बार वापस दोहरा लेते हैं कि राज्य की प्रथम इको टूरिज्म नीति है वो कब घोषित की गई? तो की गई 2010 को। आगे है फिर वो आता है नवीन इको टूरिज्म नीति। यह आई थी जुलाई 2021 को। नवीन इको टूरिज्म नीति कब लागू हुई? तो वो ही जुलाई 2021 ईस्वी को। आगे चलते हैं। पर्यटन को पूर्ण उद्योग का दर्जा कब दिया गया? प्रश्न क्या पूछा जाता है? तो पूछा जाता है पर्यटन को पूर्ण उद्योग का दर्जा कब दिया गया? तो वो दिया गया 18 मई 2022 ईस्वी को। अब पर्यटन को पूर्ण उद्योग का दर्जा कब दिया गया? वो दिया गया 18 मई 2022 को। आगे चलते हैं। आगे आता फिर वो है ग्रामीण पर्यटन योजना, और राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना कब लागू की गई? वो की गई थी 5 दिसंबर 2022 को। राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना कब लागू की गई? तो की गई थी 5 दिसंबर 2022 को। आगे चलते हैं।
अगला है वो है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 27 सितंबर को, यानी कि जो हर साल 27 सितंबर आती है उसको हम अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे जो टॉपिक आता है वो है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, और ये मनाया जाता है वो है 25 जनवरी को। अब 25 जनवरी आने वाली है, उसको हम राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाएंगे। अगर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर इसकी पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी। अब जो लेकर आए हैं वो है राजस्थान में नागड़ से लिखे कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। ये भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें से कन्फर्म आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। राजस्थान की जो नागड़ से लिए उसके उदाहरण देख लेते हैं हम। उनमें जो है वो है सोमेश्वर मंदिर, और ये कहाँ पर स्थित हो जाएगा? ये हो जाएगा किराडू बाड़मेर में। जो सोमेश्वर मंदिर है वो कहाँ पर है? तो वो जाएगा किराडू बाड़मेर में। आगे चलते हैं। आगे जो मंदिर आता है वो है अंबिका जगत मंदिर, और ये कहाँ पर है? ये है जगत उदयपुर में। अंबिका मंदिर कहाँ पर हो जाएगा? ये हो जाएगा उदयपुर में। ये इम्पोर्टेंट है। दद्दी माता मंदिर कहाँ पर है? तो यह है गोट मांगलोत नागौर में। दद्दी माता मंदिर कहाँ पर हो जाएगा? तो हो जाएगा गोट मांगलोत नागौर में। आगे चलते हैं। आगे है फिर वो है ओसिया के मंदिर, और ओसिया के मंदिर कहाँ पर है? तो ये जोधपुर में स्थित हो जाएंगे। ओसिया के मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये जोधपुर अपना सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला जो मंदिर आता है वो आते हैं द्रविड़ शैली के मंदिर, यानी कि द्रविड़ शैली के राजस्थान में कौन कौन से उदाहरण हैं उनके बारे में हम वार्तालाप करने वाले हैं। चलते हैं अपने पहले मंदिर की तरफ। वो है रंगनाथ मंदिर, और रंगनाथ मंदिर कहाँ पर है? वो है पुष्कर अजमेर में। राजस्थान में रंगनाथ मंदिर कहाँ पर हो जाएगा? वो हो जाएगा पुष्कर अजमेर में। आगे चलते हैं। आगे आता है वो है तिरुपति बालाजी का मंदिर, और ये कहाँ पर स्थित हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सुजानगढ़ चूरू में। तिरुपति बालाजी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये है सुजानगढ़ चूरू में। आगे चलते हैं। आगे आते हैं वो है पंचायत शैली के उदाहरण, यानी कि राजस्थान में पंचायत शैली के मुख्य मुख्य कौन कौन से मंदिर बने हुए हैं उनके बारे में हम वार्तालाप करने वाले हैं। पंचायत शैली का जो पहला मंदिर आता है वो आता है बनदेवरा शिव मंदिर, और ये कहाँ पर है? तो ये 12 में स्थित है। बनदेवरा शिव मंदिर कहाँ पर हो जाएगा? तो ये 12 अपना सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। वो आता है फिर है बुढ़ादीत सूर्य मंदिर, और ये कहाँ पर है? तो ये कोटा जिले में स्थित हो जाएगा। बुढ़ादीत सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये कोटा जिले में स्थित है। आगे आता है मंदिर वो है जगदीश मंदिर, और ये उदयपुर में स्थित हो जाएगा। हम पंचायत शैली के जो मुख्य मंदिर है उनके बारे में वार्तालाप कर रहे हैं। तो जो जगदीश मंदिर है वो कहाँ पर हो जाएगा? तो वो उदयपुर जिले में स्थित हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो आगे आता है पंचायत शैली का वो मंदिर है वो है बारडोली के शिव मंदिर, और बारडोली के शिव मंदिर कहाँ पर है? तो राउतबाड़ा चित्तौड़गढ़ अपना सही आंसर हो जाएगा। बारडोली के शिव मंदिर कहाँ पर स्थित हो जाएंगे? तो वो जाएंगे राउतबाड़ा चित्तौड़गढ़ में। आगे जो मंदिर आता है वो हरिहर मंदिर, और ये ओसिया में स्थित है। हरिहर मंदिर कहाँ पर स्थित हो जाएंगे? तो ये ओसिया में स्थित हो जाएंगे। आगे चलते हैं। तो आगे आते हैं वो है भूमि शैली के अन्य उदाहरण, यानी कि राजस्थान में भूमि शैली के कौन कौन से उदाहरण हैं उनके बारे में हम वार्तालाप करने वाले हैं। जो भूमि शैली का पहला मंदिर है वह उडेश्वर मंदिर, और ये स्थित हो जाएगा बिजोलिया भीलवाड़ा में। जो उडेश्वर मंदिर है वो कहाँ पर है? तो ये है बिजोलिया भीलवाड़ा में। आगे चलते हैं। तो आगे है वो है मालनालेश्वर मंदिर, और ये कहाँ पर है? तो ये मेनाल भीलवाड़ा में स्थित हो जाएगा। कहाँ पर स्थित है? ये कहाँ पर है? तो ये मेनाल भीलवाड़ा में स्थित है। कौन सा मंदिर? महानालेश्वर मंदिर। कहाँ पर है? मेनाल भीलवाड़ा में। आगे चलते हैं। आगे है भूमि शैली का मंदिर वो है शेवाड़ी जैन मंदिर, और ये पाली में स्थित है। पाली के जैन मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कहाँ पर है? पाली में। शेवाड़ी जैन मंदिर कहाँ पर है? पाली में। अगर आप पीडीएफ करना चाहते हो तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। राजस्थान की प्रमुख रियासतों के राजाओं की उपाधियाँ कौन कौन सी है? ये भी इम्पोर्टेंट है। हर बार पूछा जाता है कि जो राजस्थान के प्रमुख राजा है, राजस्थान की प्रमुख रियासतों के राजाओं को कौन कौन सी उपाधियाँ दी गई उनके बारे में भी हम वार्तालाप कर लेते हैं। पहले नंबर पर बात करेंगे वो है मेवाड़ के शासक, यानी कि मेवाड़ के शासकों को कौन कौन सी उपाधियाँ दी गई है उनके बारे में हम वार्तालाप करने वाले हैं। पहले नंबर पर आते हैं बप्पा राउल, और जो बप्पा राउल है उन्होंने हिंदू सूरज, राजगुरु और चकवे की उपाधियाँ धारण कर रखी है। बप्पा राउल ने कौन कौन सी उपाधि धारण कर रखी है? तो कर रखी है हिंदू सूरज,
राजगुरु और चकवी, ये तीनों उपाधियां परावल की हो जाएगी। तो आगे आते हैं, वो है राणा हमीर। और राणा हमीर ने कर रखी थी वो है मेवाड़ का उद्धारक और विषम घाटी पंचानन, यानी कि राणा हमीर की कितनी उपाधियां हो जाएगी, वो हो जाएगी दो। कौन कौन सी, मेवाड़ का उद्धारक और विषम घाटी पंचानन। आगे चलते हैं, आगे है राणा कुंभा। और राणा कुंभा के बारे में 100% हर साल कुछ ना कुछ प्रश्न कन्फर्म छपते हैं। तो राणा कुंभा वाली जो उपाधि है आप अपने मस्तिष्क में बैठा लोगे। पहली है हिंदू सुल्तान, फिर है अभिनव भट्टाचार्य, राणा रासो। राणा रासो क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये साहित्यकारों का आश्रयदाता था। फिर आगे हाल गुरु, या हाल गुरु क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पहाड़ी किलों को जीतने वाला शासक था। फिर है दान गुरु, छाप गुरु और छापामार युद्ध प्रणाली, ये किसकी हो जाएगी, वो हो जाएगी राणा कुंभा की। आगे जो आते हैं वो है राणा सांगा। और राणा सांगा के तो एक ही पूछा जाता है, वो सैनिकों का भग्नावेश। पूछा गया है कि सैनिकों का भग्नावेश है वो किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है राणा सांगा को। और हिंदूपत भी कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे राणा सांगा। आगे चलते हैं, आगे है वो है राज सिंह। और राज सिंह की जो उपाधियाँ हैं वो विजय कटातू और हाइड्रोलिक रूलर, ये दो उपाधियाँ राज सिंह की हो जाएगी। अब कर लेते हैं मेवाड़ के बाद, वो है मारवाड़ के शासक, यानी कि मारवाड़ के शासकों ने कौन कौन सी उपाधियाँ धारण कर रखी थी, उनके बारे में भी हम वार्तालाप कर लेते हैं। पहला है शासक, वो है मालदेव। और मालदेव की थी वो थी हिंदू बादशाह और हसमत वाला राजा। हसमत वाला राजा के बारे में तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि हसमत वाला राजा हर बार पूछा जाता है कि हसमत वाला शासक कौन था, तो वो हो जाएंगे मालदेव। हसमत वाला शासक कौन सा है, तो वो हो जाएंगे मालदेव। आगे चलते हैं, तो आगे आता है चंद्रसेन। और चंद्रसेन है मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अगरमानी और मारवाड़ का बुला बिसरा राजा। ये तीन उपाधियां हो जाएगी किसकी, चंद्रसेन की। एक बार वापस दोहरा लेते हैं, मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अगरबानी और मारवाड़ का बुला बिसरा राजा चंद्रसेन को कहा जाता है। आगे है वो है फिर गज सिंह। और गज सिंह है कौन, गज सिंह की उपाधि हो जाएगी वो दलथम्पन की उपाधि, जिसको किसने दी थी, जहांगीर ने दी थी। गज सिंह को दलथम्पन की उपाधि किसने दी, वो दी थी जहांगीर ने। आगे चलते हैं, तो आगे आता हुआ अमर सिंह राठौड़। और अमर सिंह राठौड़ को कहते हैं कटार का धनी। अमर सिंह राठौड़ को क्या कहते हैं, तो कहते हैं कटार का धनी। आगे चलते हैं, वो आ जाता है दुर्गादास। और दुर्गादास की दो तीन ये उपाधियां हैं, ये तो आपको अपने मस्तिष्क में बैठा कर ही रखना है, क्योंकि इसके बारे में कभी भी प्रश्न पूछा जा सकता है। एक तो कहते हैं इन्हें राठौड़ों का यूलिशियस, ये कहा था जेम्स टोड ने। एक राजपूताने का गेरबाल्टी और मारवाड़ का अणबिंदिया मोती, ये तीनों की तीनों उपाधियां बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। आगे चलते हैं, मेवाड़ मारवाड़ के बाद जो शासक आते हैं वो है बीकानेर के शासक। मारवाड़ और मेवाड़ के बाद कौन से शासक आ जाएंगे, तो आ जाएंगे बीकानेर के शासक। और बीकानेर के शासकों ने कौन सी उपाधियां धारण कर रखी थी, उनमें पहला है राव लूणकरण। और उन्होंने कर रखी थी वो की थी, बिट्टू सुजा ने लूणकरण को कलयुग का करण कहा है। यह आपको याद रखना है कि कलयुग का करण किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है राव लूणकरण को। आगे है वो है करण सिंह। और करण सिंह को कहा जाता है, वो कहा जाता है जंगलधर का बादशाह। करण सिंह को क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है जंगलधर का बादशाह। आगे चलते हैं, आगे आता है फिर वो है राज सिंह। और राज सिंह को मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूताने का करण कहा है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो राजपूताने का करण है वो किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है राज सिंह को। आगे चलते हैं, अब आएंगे वो है चौहान वंश के शासक, यानी कि चौहान वंश के शासकों ने कौन कौन सी उपाधियां धारण कर रखी थी, उनके बारे में भी हम विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पहला जो राजा है वो है विग्रहराज चतुर्थ। और विग्रहराज को बिसलदेव और कवि बंधु कहा जाता था। विग्रहराज को क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है बिसलदेव और कवि बंधु। फिर आते हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय। और इन्हें राय पिथौरा और दलपुंगल के नाम से जाना जाता है। पृथ्वीराज चौहान की कौन कौन सी हो जाएगी, तो एक तो हो जाएगी राय पिथौरा और एक क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी दलपुंगल। अगर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल सक्सेस लाइव प्लान को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगा। अब हम जिसके बारे में वार्तालाप करने वाले हैं वो है राजस्थान के रज्जू मार्ग, यानी कि राजस्थान में रोपियो कौन कौन से, उनके बारे में भी हम देख लेते हैं, क्योंकि इनके बारे में भी हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। पहला जो रोपी है वो है सुंदा माता मंदिर, ये जालोर में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, 2006 में इसकी स्थापना की गई थी।
और इसकी जो लंबाई है वो है 800 मीटर। राजस्थान का पहला जो रोपवे हो जाएगा वो हो जाएगा सुंदा माता मंदिर, जालोर में स्थित है। 2006 में बनकर तैयार हुआ था और इसकी लंबाई कितनी है, वो हो जाएगी 800 मीटर। दूसरा जो रोपवे आता है वो आता है मनसापूर्ण करनी माता मंदिर, और ये रोपवे कहाँ पर है, ये उदयपुर में है और ये 2008 में बना था। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, वो है 387 मीटर। मनसापूर्ण करनी माता मंदिर कहाँ पर है, तो ये उदयपुर में है। लंबाई 2000, ये बनकर 2008 में तैयार हुआ था और इसकी जो लंबाई है वो हो जाएगी 387 मीटर। आगे चलते हैं। तीसरे नंबर पर जो अपना रोपवे आता है वह सावित्री माता मंदिर, और ये पुष्कर में है। इसका जो निर्माण हुआ था 2016 में, और इसकी जो लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी 700 मीटर। सावित्री माता मंदिर रोपवे ये पुष्कर में है, 2016 में बनकर तैयार हुआ और इसकी जो लंबाई है वो है 700 मीटर। चौथे नंबर पर आता है वो है हनुमान जी मंदिर। चौथा रोपवे कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा हनुमान जी मंदिर। ये सामोद जयपुर में स्थित है और ये 2019 यानी कि अभी कुछ समय पहले ही बनकर तैयार हुआ था। इसकी जो लंबाई है वो है 380 मीटर। हनुमान जी मंदिर कहाँ पर हो जाएगा, सामोद जयपुर में, 2019 में बना था और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 380 मीटर। पाँचवें नंबर पर जो रोपवे आता है वो है खोले के हनुमान मंदिर, और ये भी कहाँ पर है, ये भी जयपुर में है और ये 2023 में बनकर तैयार हुआ था और इसकी जो लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी 436 मीटर। आगे आता है छठे नंबर पर, वो है नीमच माता मंदिर रोपवे, और ये उदयपुर जिले में है और ये अभी हाल ही में 2024 में ही बनकर तैयार हुआ है। नीमच माता मंदिर कहाँ पर हो जाएगा, तो ये उदयपुर में हो जाएगा और जो अभी 2024 में ही बनकर तैयार हुआ था। आगे चलते हैं। अब जिसके बारे में वार्तालाप करने वाले वो है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ राजपूत राज्यों की संधियाँ, यानी कि राजस्थान के कौन कौन से राज्य हैं जिन्होंने ईस्ट इंडिया के साथ संधि की थी और कब की थी, उनके बारे में वार्तालाप करने वाले हैं। तो जो पहले नंबर पर आता है वो है करौली राज्य। करौली राज्य ने सबसे पहले राजस्थान में संधि की थी, किसने की थी, हरबख्श पाल ने। यानी कि सबसे पहले राजस्थान में संधि किसने की थी, तो की थी करौली ने। करौली के बाद की थी उमेश सिंह ने, ये थे कोटा के, और कब की, तो की 26 दिसंबर 1817 को। यानी कि उमेश सिंह ने 26 दिसंबर 1817 को कोटा राज्य के थे अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी। आगे आते हैं वो है मान सिंह, ये कहाँ के थे, ये थे जोधपुर के, और इन्होंने कब संधि की अंग्रेजों के साथ, तो की थी 6 जनवरी 1818 को। जोधपुर के शासक कौन थे उस समय अंग्रेजों से संधि करने के टाइम, तो वो थे मान सिंह। कब संधि की, 6 जनवरी 1818 ईस्वी। आगे आते हैं वो है भीम सिंह, इन्होंने जो संधि की थी वो की थी 22 जनवरी 1818, और ये कहाँ के हो जाएंगे, उदयपुर के। उदयपुर रियासत ने अंग्रेजों के साथ संधि कब की, तो कि 22 जनवरी 1818 को, और उस समय शासक कौन थे, तो वो थे भीम सिंह। आगे आते हैं जो रियासत आएगी वो आएगी बूंदी। बूंदी ने कब की, तो कि 10 जनवरी 1818, और शासक कौन थे उस समय, तो हो जाएंगे बिशन सिंह। यानी कि बूंदी ने अंग्रेजों के साथ संधि कब की, वो की 10 जनवरी 1818, और शासक कौन हो जाएंगे, तो हो जाएंगे बिशन सिंह। आगे जो रियासत आती है वो है बीकानेर। बीकानेर ने जो अंग्रेजों के साथ संधि की वो की 21 मार्च 1818, और जो शासक थे वो थे सूरज सिंह। बीकानेर के शासक कौन थे अंग्रेजों से संधि करते समय, वो थे सूरज सिंह। आगे चलते हैं तो अगले जो शासक हो जाएंगे वो जाएंगे जगत सिंह, और जगत सिंह कहाँ के थे, तो ये जयपुर के थे, और इन्होंने कब संधि की, तो इन्होंने की 15 अप्रैल 1818 ईस्वी को। जयपुर की जब रियासत अंग्रेजों से संधि की उस समय जयपुर के शासक कौन थे, तो हो जाएंगे जगत सिंह। आगे चलते हैं। आगे आते हैं रियासत वो है डूंगरपुर, और डूंगरपुर ने की थी 1818 में, और इस समय जो शासक थे वो थे जसवंत सिंह द्वितीय। डूंगरपुर की रियासत ने जब अंग्रेजों से संधि की उस समय शासक कौन हो जाएंगे, तो हो जाएंगे जसवंत सिंह द्वितीय। आगे चलते हैं। आगे आते हैं हमारे पास बांसवाड़ा रियासत, इसने जो संधि की वो की 25 दिसंबर 1818, और इसके शासक कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे उमेश सिंह। बांसवाड़ा के शासक कौन थे, तो हो जाएंगे उमेश सिंह। आगे है वह सिरोही, और सिरोही ने कब की, तो की 11 सितंबर 1813, और इसके जो शासक कौन है वह शिव सिंह। शिव सिंह सिरोही के शासक थे जिन्होंने 11 सितंबर 1823 ईस्वी को अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी, और सिरोही राजस्थान से संधि करने वाली अंतिम रियासत हो जाएगी।
सबसे पहली रियासत कौन सी थी अंग्रेजों से संधि करने वाली, तो वो हो जाएगी करौली। और सबसे अंतिम रियासत कौन सी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी सिरोही। आप सभी को ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं हम राजस्थान में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज, यानी कि राजस्थान में कुछ महत्वपूर्ण खनिज है जो पाए जाते हैं, उनके बारे में हम वार्तालाप कर लेते हैं। पहला जो खनिज होने वाला है वो है अपना चूना पत्थर। पहला खनिज कौन सा होगा, तो वो होगा चूना पत्थर। यह सीमेंट उद्योग, इस्पात व चीनी परिशोधन में काम आता है। सीमेंट उद्योग किस काम में आता है, तो आता है सीमेंट उद्योग, इस्पात, चीनी और परिशोधन में काम में आता है। इसके बारे में आगे जो टॉपिक है वो है यह राजस्थान में पाए जाने वाला सर्वव्यापी खनिज है। यह राजस्थान में पाए जाने वाला सर्वव्यापी अधिक मात्रा में पाया जाता है। चूना पत्थर 3 प्रकार का होता है। क्या पूछा जाता है कि चूना पत्थर कितने प्रकार का होता है, तो ये हो जाता है 3 प्रकार का। और ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं उनको भी देख लेते हैं। जो जोधपुर और नागौर में पाए जाते हैं वो कौन से हैं, वो है केमिकल ग्रेड। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो केमिकल ग्रेड है वो राजस्थान के कौन से हिस्से में पाया जाता है, तो पाया जाता है जोधपुर और नागौर में। स्टील ग्रेड कहाँ पर पाया जाता है, तो पाया जाता है जैसलमेर और उदयपुर में। केमिकल ग्रेड कहाँ पर पाया जाता है, वो पाया जाता है जैसलमेर और उदयपुर में। तीसरे नंबर पर है वो सीमेंट ग्रेड। ये पाया जाता है चित्तौड़गढ़, नागौर, बूंदी, बांसवाड़ा, कोटा, झालावाड़, अलवर और थानागाजी। चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक, और भैंसोर रोड और निम्बाहेड़ा, ये स्थानों पर ये 3 प्रकार हो गए हैं अपने। तो तीनों की तीनों के बारे में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त कर ली है। इसके जो अन्य उत्पादक जिले हैं वो भी देख लेते हैं। अन्य उत्पादक जिलों में आ जाता है बूंदी। बूंदी के हैं लाखेरी और इंद्रगढ़, ये बूंदी के स्थान हो जाएंगे। उदयपुर के कौन से स्थान है, वो दरौली और भदौरिया। जैसलमेर के कौन से हैं, वो सम और रामगढ़। नागौर के होंगे वो गोटन और मुंडवा। और जोधपुर का स्थान कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा बिलाड़ा। अब अगला जो खनिज आता है वो है अपना अभ्रक। अब कौन सा खनिज आ गया, वो आ गया है अभ्रक। और अभ्रक है वो झारखंड, आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान का अभ्रक में तीसरा स्थान है। ऐसे ऐसे पूछा जाता है साधारण से कि राजस्थान में अभ्रक का कौन सा स्थान है, तो वो हो जाएगा तीसरा स्थान। इसकी जो किस्में हो जाएगी वो हो जाएगी 2। कौन कौन से, एक तो है गैगनेटाइट, दूसरी हो जाएगी पेगमेटाइट। ये इसकी 2 मुख्य अयस्क हो जाएंगी। सफ़ेद अभ्रक को रूबी अभ्रक, गुलाबी अभ्रक को बायोटाइट अभ्रक कहते हैं। यानी कि जो राजस्थान में सफ़ेद अभ्रक पाया जाता है उसे रूबी अभ्रक के नाम से जाना जाता है। और जो गुलाबी अभ्रक किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं बायोटाइट को। अभ्रक के चूरे से चादरें बनाना माइकेनाइट कहलाता है। ऐसे पूछा जाता है कि जो हम अभ्रक से चूने की जो चादरें बनाते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो उन्हें जाना जाता है माइकेनाइट के नाम से। आगे है फिर वो है अभ्रक की ईंट भीलवाड़ा में बनती है। अभ्रक की ईंटें भी बनाई जाती है और वो कहाँ पर बनती है, तो वो बनती है भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में सर्वाधिक है। उसके स्थान कौन कौन से हो जाएंगे, दाता, टुका और फूलिया, शाहपुरा और प्रतापगढ़। ये 5 ऐसे स्थान है जहाँ पर अभ्रक की ईंटें पाई जाती है। अब देख लेते हैं अभ्रक के अन्य स्थान कौन कौन से हैं। उनमें जो अन्य स्थानों में आएंगे उदयपुर के कौन कौन से स्थान है, वो है चंपागुड़ा, सरवाड़गढ़ और भगतपुरा। थोड़ी बहुत मात्रा में अजमेर में भी, जयपुर, बूंदी, सीकर और डूंगरपुर में भी अभ्रक मिलता है। आगे जो खनिज आएगा वो है जिप्सम। अब जिप्सम के बारे में वार्तालाप कर लेते हैं। जिप्सम को सेलवर्डी, हरसोट व खड़िया मिट्टी भी कहते हैं। ये जिप्सम के अन्य नाम हो जाएंगे कौन कौन से, एक तो हो जाएगा सेलरवड़ी, एक हरसोट और एक हो जाएगी खड़िया मिट्टी। जिप्सम का रवेदार रूप सेलेनाइट कहलाता है। याद रखना आपको, जिप्सम का जो रवेदार रूप है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है सेलेनाइट। आगे चलते हैं। आगे हो जाएगा वो हो जाएगा नागौर। नागौर में इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है और इसके स्थान है वह भदवासी, मांगलोत और धाकोरिया। अन्य उत्पादक जिलों में कौन कौन से आ जाएंगे, वो आ जाएंगे बीकानेर। बीकानेर के कौन कौन से स्थान, जामसर जो देश की सबसे बड़ी खान है, पुगल, बिसरासर और हरकासर, ये चारों किसके हो जाएंगे, बीकानेर के स्थान हो जाएंगे। आगे अन्य स्थानों में है वो जैसलमेर। जैसलमेर का कौन सा, मोहनगढ़, चांदन और मचाना। गंगानगर के हैं सूरतगढ़ और तिलोनिया। हनुमानगढ़ के हो जाएंगे किशनपुरा और पुरबरसर। अब पढ़ लेते हैं हम एस्बेस्टोस के बारे में। राजस्थान में एस्बेस्टोस देश से 90% राजस्थान में मिलता है। यानी कि जो देश का कुल उत्पादित एस्बेस्टोस है उसमें से 90% तो राजस्थान में मिलता है। एस्बेस्टोस को रावलकुल व मिनरल सिल्क भी कहते हैं। ये सीमेंट के चादरें,
पाइप, टाइल्स, बॉयलर्स निर्माण के काम में आता है। ये पूछा जाता है कि किस काम में आता है एस्बेस्टोस, तो ये किस किस के काम में हो जाएगा, ये हो जाएगा पाइप, टाइल्स, बॉयलर्स के निर्माण में काम में आता है। आगे चलते हैं। एस्बेस्टोस की एम्फिपोलाइट और क्रोसोलाइट दो प्रकार की किस्में होती है। किस्में तो आपको याद ही रखनी है। एस्बेस्टोस की पढ़ रहे हम एम्फिपोलाइट और क्रासोलाइट, ये दो किस्में होती है। राजस्थान में जो एस्बेस्टोस पाया जाता है वो किस प्रकार का है, वो है एम्फिपोल प्रकार का। राजस्थान में किस प्रकार का एस्बेस्टोस पाया जाता है, तो पाया जाता है एम्फिपोल का नाम का। आगे है वो है उदयपुर। उदयपुर में एस्बेस्टोस सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है और इसके स्थान है वो है ऋषभदेव, खेरवाड़ा और सलूम्बर। ये किसके स्थान हो जाएंगे, ये हो जाएंगे उदयपुर के। और अन्य जो उत्पादक जिले हैं उनमें राजसमंद का नाथद्वारा, डूंगरपुर का पीपरदा, देवरा, बेमार और जकोल, ये चारों स्थान कहाँ के हो जाएंगे, तो ये डूंगरपुर के हो जाएंगे। आगे है वो है बुलेस्टोनाइट। अब बुलेस्टोनाइट के बारे में देख लेते हैं। इसका खनन केवल राजस्थान में ही होता है, ध्यान रखना है। बुलेस्टोनाइट पर राजस्थान का एकाधिकार प्राप्त है। ये पेंट, कागज व सिरेमिक उद्योग में काम में आता है। बुलेस्टोनाइट केवल राजस्थान में पाया जाता है और किस काम में आता है, ये आता है कागज और सिरेमिक उद्योग में। इसका जो स्थान है वो हो जाएगा सिरोही। सिरोही का कौन कौन से स्थान है, वो तो खिल्ला और बेटका, ये कहाँ के स्थान है, ये सिरोही के स्थान हो जाएंगे। अन्य उत्पादक जिलों में आता है वह अजमेर, अजमेर का रूपनगढ़ और पिसा गांव। उदयपुर के जो स्थान आते हैं वह खेड़ा और सायरा। डूंगरपुर के कौन से आते हैं, तो आते हैं बोडकिया। अब आगे जो खनिज आने वाला है वह है बेंटोनाइट। बेंटोनाइट के बारे में देख लेते हैं। तो ये चीनी मिट्टी के बर्तनों पर पॉलिश करने का, कॉस्मेटिक और वनस्पति तेलों को साफ करने में उपयोग में होता है और ये पानी में भिगोने पर यह फूल जाता है। यानी कि जो चीनी मिट्टी के जो बर्तन बनते हैं उनके पॉलिश करने में काम कौन आता है, वो आता है बेंटोनाइट। और इसको जब पानी में भिगोया जाता है तो ये फूल जाता है। इसके जो उत्पादक जिले हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो जाएगा बाड़मेर। बाड़मेर का कौन सा, हाथी की डाणी, गिरल और अकाली बीकानेर और सवाई माधोपुर, ये हो जाएंगे इसके स्थान। अब है वो है जुलाई अगस्त की जो सूजत सीरीज है उसके में से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बनने वाली जो कुछ थोड़ा नोट्स है वो आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। बजट 2024-25 में औद्योगिक पार्क कौन कौन से बनने वाले उनके बारे में हम वार्तालाप कर लेते हैं। पहला है वो है टेक्सटाइल पार्क और ये कहाँ पर बनेगा, तो ये भीलवाड़ा में बनेगा। दूसरे नंबर पर है वो सिरमई पार्क और ये कहाँ पर बनेगा, तो ये बीकानेर में बनेगा। तीसरे नंबर पर इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक पार्क, तो ये कहाँ बनेगा, ये बनेगा बांदीकुई दौसा में। चौथे नंबर पर जो बनने वाला है वह सोनर पेलर और ये कहाँ बनेगा, तो ये बनेगा कांकाण रोहट पाली में, यानी कि रोहट पाली में ये बनने वाला है। पाँचवें नंबर पर है वह बायोमास पेटेल एंड केमिकल मैन्युफैक्चरिंग पार्क, ये कहाँ बनेगा, तो ये बांसवाड़े में बनेगा। अगर कोई बच्चा पहली बार चैनल पर जुड़ा है तो वो चैनल को लाइक कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। टाइल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग पार्क कहाँ बनेगा, तो ये किशनगढ़ अजमेर में बनेगा। हैंडीक्राफ्ट पार्क कहाँ पर बनेगा, तो ये बनेगा जोधपुर में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और मिलते हैं कल 1 बजे राजस्थान के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ। आप भी मिले और उसमें आंसर दे, जिससे आप परीक्षाओं में बेहतरीन स्कोर कर सको। मिलते हैं कुछ अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।